तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि यूपी के मुरादाबाद में गौकसी के शक में मुस्लिम व्यक्ति की पीट कर हिंदुओं ने कर दी हत्या। इलाके में फैला तनाव, मुसलमानों में भारी गुस्सा। नए साल पर इजराइल पर यमन ने किया बड़ा हमला, दागी बैलिस्टिक मिसाइल, इजराइल के एयरपोर्ट तबाह। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में व्यक्ति के घर पर बुलडोजर चलाना, योगी सरकार को पड़ा भारी। 27 अफसरों पर केस दर्ज, 25 लाख रुपए का सरकार देगी व्यक्ति को मुआवजा। केरल की नर्स को यमन में दी जाएगी फांसी, मोदी सरकार ने बचाने की कोशिश की लेकिन सभी कोशिश रही नाकाम। बिहार के नए राज्यपाल से मिलने राजभवन पहुंचे नीतीश कुमार, बुधवार को आरिफ मोहम्मद खान लेंगे बिहार के नए राज्यपाल की शपथ। बांग्लादेश में फिर से होने लगा बवाल, शरिया कानून लागू करने की तैयारी में छात्र, शहीद मीनार पर जुटे 30 लाख छात्र। बिहार में माफ कीजिएगा बंगाल में फिर से बदलेगी सरकार। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी के मुरादाबाद में गौकसी के शक में मुस्लिम व्यक्ति की हिंदुओं ने पीट कर दी हत्या। इलाके में फैला तनाव। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में गौकसी के नाम पर दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जिसने पूरे देश के मुसलमानों का खून एक बार फिर से खौला दिया है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के मझोला थाना क्षेत्र में मंडी समिति चौकी के पास गौकसी के शक में पकड़े गए मुस्लिम व्यक्ति शाहिदीन की हिंदूवादी संगठनों ने इतनी पिटाई कर दी कि उनकी मौके पर मौत हो गई। इस घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया। दरअसल आपको बता दें कि रविवार देर रात मंडी समिति परिसर में कुछ लोग छुट्टा गौवंशीय पशुओं को अंधेरे में ले जाकर गौकसी करने की कोशिश कर रहे थे। इसकी सूचना हिंदूवादी संगठनों को मिली थी। हिंदूवादी संगठन मंडी समिति परिसर में पहुंचे और यहां पर खड़े शाहिदीन को पकड़ लिया। शाहिदीन ने रहम की भीख, अपनी जान की भीख इन हिंदूवादियों से मांगी थी, लेकिन उन्होंने उसको माफ नहीं किया और उसकी इतनी पिटाई कर दी कि उसकी मौके पर मौत हो गई। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है और जिन लोगों ने शाहिदीन की पिटाई करी है उनके ऊपर हत्या का केस पुलिस ने दर्ज कर लिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल पर यमन का बड़ा हमला, दागी बैलिस्टिक मिसाइल, इजराइल के एयरपोर्ट हुए तबाह। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल हमास हिजबुल्लाह के बीच चल रहे संघर्ष के बीच इजराइल ने ईरान समर्थक उग्रवादी संगठन हूती विद्रोहियों के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी है और यमन में हमले किए हैं। यमन ने भी बदले में इजराइल पर हमले किए हैं। सोमवार को यमन से एक बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल की ओर दागी गई। इजरायली डिफेंस फोर्सेस के अनुसार यमन से आने वाली इस मिसाइल को रोका नहीं गया। इसके अलावा सेंट्रल इजराइल पर यह मिसाइल गिरी, जिसमें इजराइल को काफी नुकसान हुआ है। इजराइल के जो पावर स्टेशन थे वो तबाह हो गए हैं और जो इजराइल ने अस्थायी तौर पर एयरपोर्ट बनाए थे वो एयरपोर्ट भी जलकर खाक हो गए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में घरों पर बुलडोजर चलाना, योगी सरकार को पड़ा भारी, 25 अधिकारियों पर केस दर्ज। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में घरों पर बुलडोजर चलाना योगी सरकार को भारी पड़ गया। दरअसल आपको बता दें कि यूपी के महाराजगंज में सड़क के चौड़ीकरण के लिए घरों को बुलडोजर से गिराने की कार्रवाई अफसरों ने शुरू की थी, लेकिन ये कार्रवाई अब अफसरों को उल्टी पड़ने लगी है। दरअसल आपको बता दें कि डीएम, एसपी सहित बड़े 27 अधिकारियों के खिलाफ घर गिराने के आरोप में केस दर्ज उत्तर प्रदेश में हो गया है। मामले में 26 नामजद आरोपी हैं। केस याचिकाकर्ता मनोज टिबरेवाल की तहरीर के आधार पर महाराजगंज की कोतवाली में दर्ज हुआ है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को याचिकाकर्ता को 25 लाख रुपए मुआवजा देने का निर्देश दिया है और इन सभी के खिलाफ केस चलाने की अनुमति दी है। यानी जिन लोगों ने भी व्यक्तियों के घरों पर बुलडोजर चलाया, अब उनकी बुरी तरीके से भद्द पिटने वाली है। पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो केरल की नर्स को यमन में दी जाएगी फांसी, मोदी सरकार बचाने में हुई नाकाम।
जी दोस्तों, आपको बता दें कि यमन में रह रही भारतीय नर्स को फांसी की सजा सुनाई गई है। यमन के राष्ट्रपति रशद अल अलीमी ने नर्स निमिषा प्रिया की मौत की सजा को मंजूरी दे दी है। वहीं आपको बता दें कि मोदी सरकार ने इस नर्स को बचाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन मोदी सरकार इस नर्स को बचाने में नाकाम रही। दरअसल आपको बता दें कि मोदी सरकार ने यमन के राष्ट्रपति के सामने ब्लड मनी पर बात की, लेकिन ब्लड मनी पर भी बात नहीं बन सकी। उसके बाद वो राष्ट्रपति के पास पहुंचे और राष्ट्रपति से भी माफी उनको नहीं मिल पाई, जिसके बाद अब उनको फांसी दी जाएगी। दरअसल आपको बता दें कि निमिषा एक यमनी नागरिक की हत्या के लिए 2017 से जेल की सजा काट रही हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उनकी फांसी की सजा पर 1 महीने के भीतर अमल किया जाएगा। विदेश मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि भारत को यमन में निमिषा प्रिया को दी जा रही सजा की जानकारी है और उन्होंने उनकी सजा को टालने की मांग यमन की सरकार से की थी, लेकिन यमन की सरकार ने इस नर्स की सजा को टालने से इनकार कर दिया, यानी अब इसको फांसी हर कीमत पर दी जाएगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राज्यपाल से मिलने राजभवन पहुंचे नीतीश कुमार। बुधवार को आरिफ मोहम्मद खान लेंगे पद की शपथ। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार के नए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मिलने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार की सुबह राजभवन पहुंचे। आरिफ मोहम्मद खान 30 दिसंबर को पटना पहुंच गए थे। पटना एयरपोर्ट पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने उनका स्वागत किया था। उसके बाद राजभवन में वर्तमान राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ करलेकर ने उनका स्वागत किया। वहीं बिहार के सीएम नीतीश कुमार कल रात दिल्ली से पटना लौट चुके, यानी 31 दिसंबर की सुबह अभी थोड़ी देर पहले नए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से राजभवन में उन्होंने औपचारिक रूप से मुलाकात की। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बांग्लादेश में फिर से हुआ बवाल शुरू। सरिया कानून बांग्लादेश में होगा लागू। शहीद मीनार पर जुटे 30 लाख छात्र। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बांग्लादेश में जिस छात्र आंदोलन ने शेख हसीना को सत्ता से उखाड़ फेंका था, अब वह एक बार फिर से सक्रिय बांग्लादेश में हो रहा है। दरअसल आपको बता दें कि राजधानी ढाका के शहीद मीनार पर छात्र नेता फिर से इकट्ठे होने जा रहे हैं। बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठन जमाते इस्लामी ने इस कार्यक्रम का जमकर प्रचार किया। कहा जा रहा है कि शहीद मीनार पर करीब 30 लाख लोग जुटेंगे। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार भी छात्र नेताओं के आगे नतमस्तक हो गई है। दरअसल बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि सरकार जुलाई क्रांति का ऐलान करने जा रही है, जिसे राजनीतिक दलों और छात्रों की मदद से तैयार किया जाएगा। लेकिन ये खबर आते ही छात्र नेता एक्टिव हो गए। उन्होंने कहा कि जुलाई क्रांति का ऐलान उनकी तरफ से किया जाएगा। शहीद मीनार पर होने वाली रैली में इसकी घोषणा की बात कही गई है। छात्र नेताओं के ऐलान के बाद से ही बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं और कहा है कि सरकार की तरफ से ऐसी कोई तैयारी नहीं है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी के संभल के बाद अब यूपी में बीजेपी विधायक के घर की होगी खुदाई, मच गया खलबल। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश स्थित संभल के बाद अब शामली में भी जलालाबाद कस्बे के मनहार खेड़ा किले को लेकर राजपूत समाज के लोगों ने दावा किया है कि राष्ट्रीय लोक दल से थाना भवन विधायक अशरफ अली के पैतृक आवास को राजपूत समाज के लोगों ने मनहार खेड़ा किला बताकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पुरातत्व विभाग को एक लेटर भेजा था, जिसके आधार पर एएसआई से इसकी खुदाई करने की मांग की गई है। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले उत्तर प्रदेश के संभल में भी हिंदूवादी संगठनों ने मस्जिद के नीचे मंदिर होने का दावा किया था, लेकिन अब भाजपा की सरकार में शामिल आरएलडी के विधायक के घर को ही अब खोदने का लोगों ने आदेश दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों की खुदाई करते करते अब बीजेपी के विधायकों के घर भी खोदे जाने लगे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो केरल को मिनी पाकिस्तान बताना बीजेपी नेता को पड़ा भारी, विरोध में उतरे केरल के सीएम। जो दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और भाजपा के लीडर नितेश राणे ने पिछले दिनों राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के केरल से चुने जाने पर
पर हमला बोला था और राज्य को मिनी पाकिस्तान बताया था। इस पर जमकर बवाल भी मचा था और नितेश राणे ने इस पर सफाई देते हुए केरल को लव जिहाद का गढ़ बताया। वहीं आपको बता दें कि अब इसी मामले को लेकर केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने नितेश राणे के बयान का विरोध किया है और केरल को बदनाम करने का नितेश राणे पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि ये आरएसएस का एजेंडा है, क्योंकि ये आए दिन केरल को बदनाम करते रहते हैं और केरल को मिनी पाकिस्तान बताते हैं, कभी केरल को मुसलमानों का प्रदेश बताते हैं, जो इनकी मानसिकता बिल्कुल गलत है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों।